कुंडली की सबसे अच्छी स्थिति द्वितीय भाव के अधिपति का भाग्य में जाना, यह सबसे पहली और अच्छी स्थिति थी। दूसरी स्थिति जो कुंडली की है वो क्या है, तो जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति का त्रिकोण में बैठना उच्च का होकर के, यह सबसे अच्छी बात है। यह दूसरी सबसे अच्छी बात है। तीसरी सबसे अच्छी बात, प्रोफेशनल तरीके से अगर देखूं तो दशम भाव के अधिपति का प्रतियोगिता भाव में उच्च का होना, यह तीसरी सबसे अच्छी स्थिति है। चौथी स्थिति मंगल का लाभ को देखना, यह चौथी अच्छी स्थिति होती है। व्यक्ति धन कमाने के लिए अगर रिस्क लेते हो आगे बढ़ सकता है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज मंगलवार है और आज पुनः उस कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हूं जहां आप लोगों की भेजी गई कुंडलियों का अध्ययन करता हूं। जिनकी कुंडली आज लेकर के आया हूं इनका नाम है अर्जुन जोशी। ये मध्य प्रदेश से हैं, औदुंबर ब्राह्मण है। ये पिछले कई महीने से ये कुंडली मुझ तक भेज रहे थे, जिसमें इनकी बारी अब आई है। आइए देखते हैं क्या कहती है इनकी कुंडली, कैसा रहता है जीवन काल और क्या है इनके सवाल। एक एक करके प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक सवालों का उत्तर ढूंढेंगे। देखते हैं, सबसे पहले इनके पंचांग को पढ़ के बता देता हूं। विक्रम संवत 2048, शक संवत 1913। एक बात बताता हूं, दरअसल व्यक्ति का जन्म अधिक वैशाख में हुआ है और अधिक वैशाख में जन्मे लोग ऐसे ही श्रेष्ठ हो जाते हैं। पर क्या इतने श्रेष्ठ बनेंगे यही तो कुंडली देखने वाली बात होती है। अधिक वैशाख में व्यक्ति जन्मा है, बेहतर है, व्यक्ति का अंत बड़ा बेहतर होता है। राज्य पद का लाभ लेने वाला बनता है वो, और राजा से विभूषित होता है। ऐसी स्थितियां जहां पे व्यक्ति अपनी सारी सुविधाएं छोड़ करके और सारा जो भी उसका जितना भी उसने प्रयास किया है सबका परिणाम किसी दूसरे के मत्थे रख करके आगे बढ़ जाता है और लोभ, लालच और भोग से मुक्त होता है। हाँ, यही वो बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली में पंचांग में सबसे पहले बता दूं तो मैंने बताया अधिक वैशाख माह, उत्तरायण का जन्म। व्यक्ति राजा से प्राप्त करने के लिए नौकरी पेशा करने का प्रयास करने वाला हो सकता है। आत्मविश्वास चाहे कुछ भी हो जाए, शरीर साथ दे ना दे, आत्मविश्वास बिल्कुल साथ में खड़ा रहता है, एकदम बिल्कुल मजबूत खंभे की तरह। उसके बाद वसंत ऋतु, व्यक्ति प्रेम करने वाला है, प्रीति रखने वाला है, प्रेमी है और काम आसक्त भी है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा की तिथि, तो शुक्ल पक्ष और सोमवार का जन्म। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण भुजाएं अच्छी होती हैं, कमर से ऊपर का शरीर मजबूत होता है और सुंदर भी होता है। और सोमवार का जन्म होने के कारण व्यक्ति विद्वत जन का प्रिय है, विद्वता से युक्त है, सीखना चाहता है, कलाओं का पारखी है और समझदार है। अपने परिस्थितियों से दूर जाना चाहता है अगर वो विकट होती हैं तो। और शुक्ल पक्ष के सोमवार प्रतिपदा का जन्म, यहाँ पे व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो पापग्रह हो जाएंगे और जब चंद्रमा पापग्रह हो जाता है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को परेशान, चित्त को चंचल, अपवित्र और अप्रत्याशित ढंग से जीवन में कठिनाइयों को लाने वाला होता है। व्यक्ति के जीवन का लाभ रुक रुक करके आने वाला, एक समान और एक सदृश स्थितियां नहीं बनने वाली। अश्विनी नक्षत्र में व्यक्ति जन्मा है तो मूल में भी पढ़ा, मतलब उसको अश्विनी नक्षत्र की स्थिति में होने के कारण व्यक्ति को दोष भी लगेगा जन्म का। इस आधार पर व्यक्ति अगर जी जाए और जीत जाए तो जीत ही जाता है। उसके बाद उसके आगे बढ़ने पे पता चलता है व्यक्ति के नक्षत्र का प्रभाव अगर यहीं पे बता दूं तो व्यक्ति कला प्रेमी है, नौकरी करने वाला है, श्रेष्ठ मति बुद्धि का होगा, अच्छे जनों से युक्त होता है, पर काम की आसक्ति होती है। कई बार उस पे काम का जो आवेग होता है वो बड़ी तीव्रता से आता है
और कई बार बहुत निराशाजनक स्थितियों में कामासक्त की स्थितियां चली जाती हैं। कभी व्यक्ति को विवाह करने का तीव्र प्रयोग होता है और कभी बिल्कुल ही विवाह से मुक्त होना चाहता है। कभी सांसारिक बंधनों में बंधना चाहता है और कभी उससे वैर कर बैठता है। मैंने बताई थी बात, प्रीति योग में व्यक्ति जन्मा है तो प्रेम करने वाला है और व्यक्ति प्रेम से ही अपने जीवन की नैया पूरी करना चाहता है। शत्रुओं का दमन और शत्रुओं से स्थितियां बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, पर व्यक्ति के जीवन की स्थिति ही उसके शत्रुओं के सदृश उससे काम करवा बैठती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर करेगी और व्यक्ति के सामने प्रेम के न मिलने की स्थितियां भी बनती हैं। व्यक्ति जिसे चाहेगा वो उसे नहीं मिलता है, ये बात भी कभी कभी देखने को बनती है। भवकर्ण और क्षत्रिय वर्ण और देवगण का है। क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण व्यक्ति भुजाओं का बलिष्ठ है, भुजाएं बलिष्ठ अच्छी हैं, सुंदर है, लेकिन पतला दुबला ही होगा, पर हड्डियों में वो ताकत होती है, पर कमर के ऊपर के हिस्से बहुत ज़्यादा मजबूत होते देखे गए हैं। क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण व्यक्ति प्रभावित करने वाला है, चपल है, चंचल है, चालाक है, चतुर है और थोड़ा कभी कभी भद्दा बोलता भी है और अपनी परिस्थितियों से मुक्त होकर के वो दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने का काम करता है। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर बैठता है जिससे सामने वाले को बुरी लग जाती है और कई बार वो उसका राजनीति करना सामने वाले पे भारी नहीं पड़ता है और अपने राजनीति से वो किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाता है। बाजार के लिए वो बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, पर घर के लिए भी कई बार उसे अपनी श्रेष्ठता साबित करनी पड़ती है। वो सामान्यतया वो प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में जगह बनाने में थोड़ा कमजोर सा होता है। स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है व्यक्ति का। देवगण के होने के कारण व्यक्ति लालच से मुक्त है, युक्त नहीं है, लालच से मुक्त है और प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परिस्थिति में उसको एक अच्छी चीज का वास दिखता है और साथ ही साथ व्यक्ति सीखना चाहता है, संपूर्ण कलाओं का मालिक है। अगर व्यक्ति को प्लेटफॉर्म मिल जाए तो किसी को भी अपने काम में साधने की स्थितियों में लेके चला जाता है। ये इनका पंचांग है। दो तीन बातें और बताती है पंचांग को देखकर के बात बनती है। क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण व्यक्ति क्रोध भी करेगा और इसके जो बेसेंस होते हैं वो कई बार जवाब दे जाते हैं। हाँ, क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण व्यक्ति दूसरों पे आलंबित है पर फिर भी उसको वो बोल ही देता है और कभी कभी कृतज्ञता का काम भी करता है। कृतज्ञ होता है स्वभावतः, पर कभी कभी उसकी सारी क्रियाएं और कलाएं भूल करके कृतज्ञता का परिचय दे बैठता है। ये बात बनती है। अब आइए इनकी कुंडली में एक एक ग्रहों को कुंडली के आधार पर बता दूंगा कि कैसे क्या स्थितियों में बैठे हैं। इनकी कुंडली में सबसे पहले बता दूं, अस्त ग्रहों की संख्या 2 है। एक चंद्रमा अस्त होंगे क्योंकि शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के हैं और दूसरा बुध अस्त होगा। अब आइए आपको इनकी कुंडली में ग्रह स्थितियों को बता देता हूं। इनका डेट ऑफ बर्थ 15 अप्रैल 1991 21:10 उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं ये, और इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की। जरा गौर करिएगा तो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी, 8 नंबर यहां लिखा है। अब ध्यान से समझिए कि ये मूलतया कहां की राशि है। मूलतया वो रोग की राशि, अष्टम भाव की राशि है। काल पुरुष की कुंडली में 8 नंबर कहां लिखता है? अष्टम भाव में। और वहां कौन बन गया? वहां पे किसकी राशि बन गई? बुध की। जो भुजाओं की राशि होती है वो मृत्यु के घर में चली गई, यानी कि व्यक्ति अंग से भंग होगा। हाँ, भुजा की राशि मृत्यु को प्राप्त हो गई, रोग की राशि लग्न में आ गई। तो ये पहले ही दृष्टि में ये बात सामने आ रही है कि व्यक्ति की कुंडली में अंग के भंग होने की स्थितियां बनती हैं। दूसरा, जन्म कुंडली में अनुराधा का नक्षत्र, लग्न अनुराधा का और नक्षत्र ये शनि का है। व्यक्ति जीतेगा जरूर, अपनी परिस्थितियों को विजय में जरूर बदलेगा। और उसके बाद नक्षत्र देखिए तो चंद्रमा का है, सूर्य, बुध और चंद्रमा, ये तीनों अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सरकारी नौकरी का प्रयास करे तो बेहतर होगा, क्योंकि छठे भाव में सूर्य उच्च के हो रहे हैं, यहां पे ये स्थिति बन रही है। और बुध भी साथ में बैठे हैं, पर वो होते हैं अष्टम के अधिपति, विपरीत राजयोग लगा रहे हैं। लग्न शनि का है, सूर्य उच्च का है, दसम स्थान में सूर्य की राशि बनी है, दशमेश उच्च के हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में चंद्रमा के साथ बैठे हैं और वो भाग्येश भी होता है।
तो ये बात एक तरीके से सीधे तरीके से समझ में आ रही है कि सबसे पहले तो व्यक्ति रोग से युक्त होगा, व्यक्ति रोग से युक्त है, भाग्य का सहयोग कम मिल रहा है और जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति उच्च के हो रहे हैं, जहां कुंडली में दो दो ग्रह उच्च के। कौन कौन? एक गुरु और दूसरे सूर्य, जो कि दशमेश होते हैं और जो कि धनेश होते हैं। तो धन के अधिपति उच्च के भाग्य भाव में ये श्रेष्ठ है स्थितियां, व्यक्ति राजा से लाभ ले सकता है, नौकरी का प्रयास कर सकता है, नौकरी की स्थितियां हैं। अगर व्यक्ति चाहे तो अपने संपूर्ण परिस्थितियों से अप्रूवल लेकर के सरकारी नौकरी का प्रयास कर सकता है। मतलब अगर उसे जहां तक भी सरकार से लाभ लेने की स्थिति बनती हो वो ले सकता है। अब एक एक भावों पे आके चर्चा करते हैं, नौमांस को भी बता दूंगा इसी के साथ। लग्न के अधिपति बनते हैं मंगल, वो अष्टम में चले गए, किसके साथ? केतु के साथ। तो जरा गौर करिए, आर्द्रा के बैठे हैं और मंगल को राहु का नक्षत्र शूट नहीं करता है, वो परिस्थितियों को अलग तरीके से बनाने वाला भी होगा, पर लग्न के अधिपति अष्टम में बैठे और एक पापक ग्रह के साथ बैठे हैं जो मंगल के ही सदृश होता है। यानी कि स्थितियां, अब व्यक्ति को पेट से संबंधित भी समस्याएं होने वाली हैं, व्यक्ति को हड्डी से संबंधित समस्या भी होने वाली है, नर्वस सिस्टम भी कमजोर होगा क्योंकि बुध की राशि बनी है। हाँ, नसों से संबंधित समस्या बनेगी और क्योंकि रोग भाव में बुध बैठा है तो ये स्थिति और ज्यादा प्रबल हो रही है कि व्यक्ति की जीवन काल में और व्यक्ति के जीवन में नसों से संबंधित समस्या देखने को बनेगी, क्योंकि लगने से पहले आपने आपको कमजोर कर रहे हैं अष्टम में बैठ करके, और आयु देंगे, व्यक्ति रोग से युक्त होकर के जीवन जिएगा। आयु तो रहेगी पर रोग से युक्त। उसके बाद यहां पे केतु व्रण वगैरह देते हैं, अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की शिकायतें देते हैं और व्यक्ति अपने पैरों से लाचार होता है। कमर के निचले हिस्से को प्रायः कमजोर होते देखा जाएगा क्योंकि शनि लग्न में उनके नक्षत्र का बनना और उसका अधिपति जो मंगल है वो अष्टम में जा रहा है। तो ये स्थितियां बनती हैं जहां व्यक्ति के लग्न को कमजोर कर रहा है, ये अवयोग होता है। अवयोग होने का मतलब है प्रिय दर्शकों कि व्यक्ति के जीवन में अवनति का मार्ग खुलेगा, अवनति का मार्ग खुलेगा और व्यक्ति परिस्थितियों को लड़ करके और जूझ करके ही आगे बढ़ने की स्थिति में जाता है। यह बात बनती है, यानी कि व्यक्ति को अपने चमड़ों का ख्याल, रक्त का ख्याल और लीवर आदि का ख्याल, पेट से संबंधित और पेट में दुर्विकार की संभावना बनती है। यह क्लियर है। अब मैं यहां पे सबसे पहले लग्न पे था। लग्न पे देखिए शुक्र की दृष्टि है जो कि स्वग्रही हो रहा है, ग्रह अपने ही राशि का बैठा है। गुरु उच्च के, शुक्र स्वग्रही, सूर्य उच्च के और शनि स्वग्रही और जरा देखिए तो राहु धनु के होकर के बैठे हैं। ये स्थितियां व्यक्ति की कुंडली को विपरीत नहीं बनाती हैं, पर व्यक्ति की कुंडली में जरा समझिए तो लग्न के अधिपति अष्टम में, सप्तम का अधिपति सप्तम में, कृतिका नक्षत्र का, नक्षत्रों को समझ लाइएगा तो आसानी से यह बात क्लियर हो जाएगी कि क्या स्थिति बन रही है। मंगल राहु के नक्षत्र में और केतु पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में। गुरु के नक्षत्र के होने के कारण यहां पे व्यक्ति को पेट की समस्या भी बनेगी और केतु पता नहीं घर परिवार में ऐसी स्थितियां बनाते रहेंगे कि कोई ना कोई बीमार पड़ता रहेगा। लग्नेश जो होता है वो व्यक्ति का स्वास्थ्य और व्यक्ति का स्वभाव भी होता है और लग्नेश के साथ केतु की स्थिति अगर बन जाए तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो पारिवारिक पृष्ठभूमि को परेशान करता है। ये स्थिति व्यक्ति के भाग्य में ही है। उसके बाद अब जरा गौर करिए तो लग्न पे शुक्र की दृष्टि, व्यक्ति सुंदर होगा, मुखड़ा सुंदर होगा क्योंकि मुखड़े भाव में राहु बैठे हैं गुरु के होकर के, जिसका अधिपति उच्च का हो रहा है धर्म भाव में। मतलब व्यक्ति का चेहरा सुंदर होगा, व्यक्ति सुंदर प्रकृति को होगा धारण करने वाला, बुद्धिमान होगा और व्यक्ति की कुंडली में राहु धन देने वाली स्थितियों में ले जाएंगे, पर बड़ा विलंब से और बड़ी बाद में आएंगे धन तो रुकेंगे नहीं। और व्यक्ति के पास अगर पैसे आ जाते हैं तो तुरंत अपनी परिस्थितियों को भूल जाता है और तुरंत ही अपने कष्ट को भूल जाता है, पर धन का लालच नहीं होगा इसे। क्यों? क्योंकि वृश्चिक का प्रेमी है, मंगल अष्टम में बैठा और गुरु उच्च के प्रभाव में धर्म भाव में बैठे हैं। व्यक्ति धर्म से युक्त होकर के, धर्म के आचरण से युक्त होकर के ही पैसे कमाना चाहता है। शुक्र व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएंगे, व्यक्ति को विद्वान बनाएंगे, व्यक्ति कला का पारखी होगा, कला का जानकार होगा, कला प्रेमी होगा और पत्नी के साथ प्रेम करने वाला होगा, पत्नी के आदर को समझने वाला होगा। और उसके बाद यहाँ पे शुक्र अकेला बैठा है, कारक होता है यहाँ का, इस वजह से विवाह में विलंब और कई बार व्यक्ति का मन ऐसी स्थितियों में जाने को होता है कि नहीं मुझे विवाह करना ही नहीं है। हाँ, ये बात भी बनती है।
लग्न खाली है ना, लग्न पे शुक्र की दृष्टि है जो जन्म कुंडली का 12वें भाव का भी तो अधिपति होता है। वो यहां से स्वतंत्र होकर के सप्तम भाव का फल करेगा। जो जिस नक्षत्र में बैठा है वो सूर्य का नक्षत्र है, नक्षत्र से सूर्य को शुक्र को बल मिलेगा, तो शुक्र की स्थिति सप्तम भाव में और मजबूत हो जाएगी और व्यक्ति को कई विद्याओं के पीछे भगाने वाली हो जाएगी। व्यक्ति को परिस्थितिवशात या कई बार चीजें ऐसी बन जाती हैं जहां व्यक्ति को कला क्षेत्र में जाना पड़ता है, कला के क्षेत्र में जाना पड़ता है। और चूंकि सूर्य भी कला के पारखी और कला के प्रेमी होते हैं, शुक्र भी स्वयं कला होता है, कला विशेषज्ञ होता है, तो व्यक्ति को और व्यक्ति का प्रभाव कला के क्षेत्र में देखने को बनता है। सरकारी नौकरी के योगों के बारे में आपने पूछे हैं सवाल, उसके पहले कि और अन्य चीजों पर चर्चा करूं उस सवाल को यहीं शामिल कर लेता हूं। आपकी कुंडली में दशम स्थान का अधिपति सूर्य बनता है, वो प्रतियोगिता भाव में ही उच्च का हुआ है और साथ ही साथ वो अष्टम भाव के अधिपति के साथ बैठा है चंद्रमा, जो जन्म कुंडली के भाग्येश के साथ उसकी उपस्थिति बन रही है। समझिएगा बात, तो केंद्र के अधिपति और त्रिकोण के अधिपति दोनों एक साथ आ रहे हैं, पर भाग्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति को भाग्येश को मना लेना चाहिए, शिव जी की पूजा कर लेनी चाहिए, सूर्य की आराधना कर लेनी चाहिए, देव मंदिर का दर्शन कर लेना चाहिए और लगातार मेहनत कर देने से व्यक्ति निश्चित रूप से नौकरी को पाने वाला हो सकता है। यहां पे एक बात और बता दूं, द्वितीय भाव के अधिपति अगर भाग्य भाव में बैठ जाएं और वो शुभग्रह होकर के बैठे हों तो व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। तृतीय भाव के अधिपति अगर तृतीय भाव में ही बैठे हों तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी का प्रयास कर लेना चाहिए। चौथे भाव के अधिपति शनि अगर तृतीय भाव में बैठे हों तो व्यक्ति के माता पिता को कष्ट देने वाले और व्यक्ति के जन्म के तुरंत बाद ही माता पिता के कष्ट का आरंभ होता है। व्यक्ति अपने माता पिता के दुश्मनों का हंता तो बनता है, पर माता पिता के स्वयं के लिए वो दुश्मन बन बैठता है। उसकी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जो व्यक्ति को निरंतरता से व्यक्ति के कारण और व्यक्ति के लिए और व्यक्ति के साथ व्यक्ति माता पिता का शत्रु जैसा या उसकी परिस्थितियां माता पिता के लिए शत्रु के जैसी हो जाती हैं। बात समझ में आ रही होंगी। माता भाव का अधिपति कौन बना? सुख का अधिपति कौन बना? शनि। वो कहां गया? व्यय में, अपनी राशि का हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पराक्रम का लाभ देगा, कुटुंब का लाभ देता है, पर बड़े न्याय से युक्त होकर के, बहुत सूक्ष्म। और ऐसी स्थिति की जब विकट परिस्थितियां आती हैं तो कोई भी साथ खड़ा नहीं होता है, सारे छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, ये शनि है ना, वो करा देते हैं। दरअसल वो इस वजह से कराते हैं क्योंकि उसकी तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पड़ रही है। यहाँ गुरु की राशि है, यहाँ का अधिपति देखिए उच्च का हो रहा है। तो तीसरी दृष्टि से जब शनि जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे तो ये यहां से युक्त होकर के व्यक्ति के मेहनत के परिणामों को देर से देंगे, पर देंगे जरूर। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि व्यक्ति की मेहनत को जाया देखा जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। व्यक्ति जो मेहनत करेगा उसका परिणाम उसके सामने जरूर आता है, पर विलंब से होगा। क्यों? क्योंकि भाग्य के अधिपति रोग में बैठे हैं, उनको रोग लगा है और वो अस्त भी हैं। इस वजह से ये स्थितियां बनती हैं। एक एक चीज को समझिएगा तो आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब उसके बाद आगे बढ़ता हूं। नौकरी के ऊपर था मैं, कैसे व्यक्ति नौकरी का प्रयास कर सकता है। पंचम का अधिपति गुरु उच्च के हैं, ये नौकरी की स्थितियों को पैदा करने वाले होते हैं। व्यक्ति धर्म से युक्त होकर के, धर्म और सद आचरण से युक्त होकर के काम करे तो व्यक्ति नौकरी पा सकता है। ईमानदारी से व्यक्ति मेहनत करे तो सरकार का लाभ मिल सकता है, राज्य का लाभ मिलता है। अपना संपूर्ण देने का प्रयास करिए, नौकरी बिल्कुल हाजिर है। छठे भाव का अधिपति यहां मंगल बनता है, वो विपरीत राजयोग लगाता है क्योंकि वो लग्नेश भी हो रहा है, पर लग्नेश विपरीत राजयोग से प्रेरित नहीं होते हैं। और ये बात बता दूं तो लग्न कहीं भी बैठा हो, लग्नेश कहीं भी बैठा हो, वो श्रेष्ठ कर देता है व्यक्ति के जीवन को। और उसके बाद ये प्रतियोगिता भाव में एक ग्रह उच्च का, वो कौन सा ग्रह है जो यहां आकर के उच्च का हुआ है? वो दशम स्थान का अधिपति है, जो सूर्य यहां इस कुंडली में कारक होते हैं। इस कुंडली में सूर्य कारक होंगे और अपने भाव से नवम पंचम के संबंध में है। ये ग्रह ठीक जा रहा है, बुध के साथ बैठा है जो कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव का अधिपति है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद व्यक्ति की परिस्थितियां उसके अनुकूल होंगी, दशाओं का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद यहां पे भी नौकरी की स्थिति बनी, सप्तम भाव का अधिपति सप्तम में बैठा है। व्यक्ति अगर अपना भी कोई काम करना चाहे तो कर सकता है। व्यक्ति कोई भी ऐसा काम कर सकता है जहां से वो नित्य प्रतिदिन कुछ पैसे कमा सकता है। व्यक्ति की कुंडली में शुक्र का प्रभाव है, गुरु उच्च के हैं, चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां बनती हैं, शनि स्वग्रही होकर के बैठा है, शिक्षा भाव का अधिपति उच्च का है और वृश्चिक से है। व्यक्ति पढ़ा भी सकता है, कोचिंग भी करा सकता है, यह स्थिति भी बनती है। अब उसके बाद अष्टम भाव का अधिपति भी जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बनाता है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियां बनती रहेंगी
और व्यक्ति, क्योंकि लग्नेश के साथ उसकी उपस्थिति हो जा रही है ना, लग्न रोग का बन रहा है, इस वजह से यह स्थिति बनती है। तो ये आपकी कुंडली में टोटली अगर मैं देखता हूं तो नौकरी की स्थिति बनती है। उसके बाद अगर नवम के अधिपति को देखता हूं तो वो प्रतियोगिता भाव में ही बैठे हैं। व्यक्ति प्रतियोगिता करे तो जीत बने। अधिक मास के जन्मे हैं आप, निश्चित रूप से जीत आपकी ही होगी। दशम का अधिपति उच्च का, नौकरी से संबंधित क्षेत्र, अपना काम, अपना स्व उपार्जित धन, अपने आप और अपना दिमाग चला करके व्यक्ति कितनी जल्दी कुछ कमाना चाहता है तो कमा लीजिए, आपके पास वैसी स्थिति है। उसके बाद जन्म कुंडली के 11वें भाव के अधिपति अपने भाव से वो गए हैं कमजोर, इस वजह से जीवन का लाभ और इच्छा पूर्ति में कमजोरी हो रही है। पर एक बात बताता हूं कि बुध छठे भाव में बैठ जाए तो ये स्थितियों को अनुकूल करता है, प्रतिकूल भी करता है, पर सामान्य रूप से पर अनुकूलता बढ़ती जाती है। बुध छठे भाव में हो तो व्यक्ति संत होता है, संत जन का आदर करने वाला होगा, अपने परिवार का पोषक होता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी को व्यक्ति को उठा लेना चाहिए और माता पिता की स्थितियों को समझ जाना चाहिए, ये बात बनती है। उसके बाद 12वें भाव के अधिपति सप्तम में आ रहे हैं, विवाह विलंब से होगा और कई बार मन स्थिति को कमजोर भी करेगा। अब जरा गौर करिए तो मैं ये जो सारे जितने भी तर्क दे रहा था ये नौकरी के परिप्रेक्ष्य में दे रहा था, नौकरी के लिए ही दे रहा था। अब एक एक भाव पे आता हूं। लग्न का अधिपति अष्टम, ये कमजोर, लग्न के ऊपर उच्च के गुरु की दृष्टि और ये मित्र की राशि है, इस वजह से व्यक्ति के काम बनेंगे। व्यक्ति धर्म का आचरण करे, धर्म का पालन करे, सत्संगी बन जाए, लाभ प्राप्त करने के लिए किसी का गला ना घोंटे और अपने मेहनत पे भरोसा रखे, तो निश्चित रूप से ये गुरु सब कुछ देने वाले हैं। लग्न के ऊपर शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को सुंदर और भुजाओं का बलिष्ठ बनाएंगे, सुंदर प्रकृति और सुंदर आचरण करने वाला बनाएंगे, व्यक्ति को विद्वत जन और विद्वत भक्त बना देंगे। शुक्र का प्रभाव है व्यक्ति कहीं ना कहीं से हमेशा ही अपने प्रभावों से अपने समाज में प्रतिष्ठा को पाने वाला होगा। द्वितीय भाव के अधिपति गुरु उच्च के हो रहे हैं, पर कहां? भाग्य भाव में। यह स्थिति अनुकूल है, व्यक्ति को धार्मिक मनोवृत्ति का, पारिवारिक संपत्ति से कभी कभी नुकसान होगा और व्यक्ति के घर में रोग और अजीर्णता की स्थिति बनी रहेगी। द्वितीय भाव के राहु कुटुंबजनों को प्रभावित करते हैं, बुरे तौर पे रोग व्याधि वगैरह देते रहते हैं। तो ये स्थिति, वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो सूर्य का नक्षत्र है, तो व्यक्ति को हड्डी का रोग होगा, व्यक्ति को हड्डी और नसों की बीमारियां संभवतया बनती हैं और ये हैं भी। उसके बाद द्वितीय भाव का अधिपति उच्च का है, ये बहुत अच्छी बात है, ये महाभाग्यशाली योग बनता है। पर एक बात बताता हूं, द्वितीय भाव में गुरु का कोई प्रभाव नहीं है और वहां का अधिपति अगर देखता हूं तो भाग्य में जाकर के उच्च का हुआ है शनि के नक्षत्र में, जिसका अधिपति स्वग्रही होकर के उसको देख रहा है। इसका मतलब है कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव का अधिपति किसको देख रहा है? धन भाव के अधिपति को। जरा विचार करिए तो पराक्रमेश और धनेश का संबंध बना एक साथ और धन भाव के अधिपति पे शनि की दृष्टि पड़ रही है जो इस कुंडली में कारक नहीं होता है, तो क्या करेगा? धन को देर से लाने का कारण बनेगा। हां, अब जरा गौर करिए तो श्रवण नक्षत्र के चंद्रमा शनि और वो चंद्रमा अस्त है, यानी कि ये पहले से ही अपने आप को प्रभावित कर रहा है और व्यक्ति को पराक्रम करने से रोकेगा। व्यक्ति जब जब खड़ा होना चाहेगा तब तब विपरीत परिस्थिति बनेगी और हर बार उसको प्रतियोगिता करना पड़ता है, क्योंकि भाग्य का अधिपति प्रतियोगिता में है, लग्न का अधिपति अष्टम में है। प्रायः सामान्यतः लोग पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे थे, क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे थे, जिस वजह से ये कुंडली जो होती है वो सामान्यतया क्या होती है? आपके पिछले कई जन्मों का काल और पिछले कई जन्मों का परिणाम वो कुंडली के रूप में सामने उद्वरित हो जाती है, वो सामने से दिख जाती है। मतलब व्यक्ति की कुंडली में पराक्रम करने के बाद ही धन आएगा और वो भी बहुत कम। हां, पर एक बात बताऊं, मेहनत करने के बाद जो परिणाम मिलता है उसका अधिपति उच्च का है, वो देगा बेहतरीन, देगा। ऐसा नहीं है कि आपके मेहनत को मैं बर्बाद होते या नुकसान में जाते देख रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शनि स्वग्रही होकर के बैठा है और तृतीय दृष्टि से जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहा है। यश गौरव सम्मान वो देगा जरूर, क्योंकि वहां का अधिपति भी उच्च का है और दोनों दृष्टि के संबंध में है। यह स्थिति ठीक होगी क्योंकि शनि की दृष्टि पंचमेश पे भी पड़ रही है और पंचम भाव पे भी पड़ रही है, इस वजह से वो अब यहां पे जरा गौर करिए तो यहां पे किसी भी क्रूर ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। शनि मंगल राहु केतु की अगर बात करता हूं तो यहां पे कोई भी ग्रह देख नहीं रहा है, इस वजह से ये बात बनती है कि व्यक्ति के परिणाम परीक्षा के जो आने वाले हैं वो विलंब से आते दिख रहे हैं, पर देगा जरूर।
ये बात बनती है। अब उसके बाद तृतीय भाव पे आता हूं। तृतीय भाव के अधिपति बनते हैं जन्म कुंडली के शनि, वो वहीं बैठे हैं और वो चौथे भाव के अधिपति भी होते हैं। इस कुंडली में वो कारक नहीं होते हैं क्योंकि लग्नेश के शत्रु होते हैं और चतुर्थ भाव के अधिपति होने के साथ साथ तृतीय भाव के अधिपति भी हो जाते हैं। इस वजह से माता पिता के कष्टों का कारण बनता है। जातक खुद माता पिता के कष्टों का कारण बनता है और दवाइयों पे पैसे ज्यादा खर्च होते हैं क्योंकि सुख, ये कुटुंब के सुख का भाव होता है, परिवार के साथ बिताए गए पलों का भाव होता है वो कमजोर, वो खाली। और उसके बाद उस पे देखिए तो कोई भी ग्रह प्रायः देख नहीं रहे हैं, किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है। इस वजह से वो भाव कमजोर हो रहा है और यहाँ का अधिपति भी व्यय में जा रहा है। ऊपर से ये शनि इस कुंडली के लिए मजबूत नहीं, तो ये कमजोर। जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का अधिपति खुद ही अस्त होकर के शनि को भी प्रभावित कर रहा है बुरे तौर पे। तो ये स्थिति बनती है कि व्यक्ति को मेहनत कर लेना चाहिए और अपने परिवार की स्थितियों को खुद के बल पे संभालने का प्रयास करना चाहिए। अब किसी का इंतजार भी, अब मैं नौकरी के लिए ही दलीलें दे रहा था, पर यह भी नहीं कहूंगा कि आप नौकरी का इंतजार करते रहें क्योंकि आप 91 के हो गए हैं ऑलरेडी, 1991 का डेट ऑफ बर्थ है। तो इस आधार पर अब परिस्थितियों का अगर देखता हूं तो व्यक्ति की परिस्थितियों में अभी चंद्रमा की दशा चल रही है जो कि अस्त है, चलती है भाग्य इसकी दशा, ये नौकरी दे सकती है पर बहुत ज्यादा इंतजार भी करना मुनासिब नहीं होगा। क्लियर है। चतुर्थ भाव के अधिपति की बात हो गई। पंचम भाव के अधिपति गुरु, पंचम भाव के अधिपति उच्चके हो रहे हैं। एक त्रिकोण के अधिपति दूसरे त्रिकोण में बैठे हैं, मतलब परिस्थिति प्रतिकूल नहीं है और वो धर्म से युक्त और धर्म संगत है, न्याय संगत है। और पंचम भाव पे अगर यश गौरव सम्मान आदि के भाव का अधिपति उच्चका होता हो, वो राहु से केंद्र में जा रहा है, इस वजह से वो मिलने नहीं दे रहा है। इस भाव से राहु केंद्र में है 1 2 3 4, तो इस वजह से ये भाव थोड़ा फ्लरिश नहीं कर पा रहा है और अवरोध मिलता ही जा रहा है। व्यक्ति हर बार हर परीक्षा को देने से पहले पॉजिटिविटी से भरा होता है, पर जैसे जैसे परीक्षा के निकट आता है उसके अंदर नकारात्मक भाव और नकारात्मक स्थितियां पैदा होती जाती हैं। हो सकता है परीक्षा के दिन तबियत खराब हो जाए, हो सकता है परीक्षा के दिन या परीक्षा से पहले कुछ और काम करने में व्यस्त हो जाए, हो सकता है परीक्षा के निकट आने के बाद व्यक्ति को कुछ और ऐसी स्थितियों में जूझना पड़े जो उसके काम को अवरोध में पैदा करती हूँ या अवरोध डालने का काम करती हूँ। ये क्लियर है। पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, जिसका अधिपति उच्च का हुआ और अपने ही राशि को देखेगा। यश मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, व्यक्ति पहचान बना लेगा और श्रेष्ठ बना लेता है। आसपास के लोगों को इकट्ठा करके अगर पढ़ाने का काम भी व्यक्ति कर ले तो कर सकता है। यह शिक्षा का अधिपति है और शिक्षा भाव को देख रहा है। गुरु इस कुंडली में कारक भी होते हैं और बहुत अच्छी स्थिति में भी हैं, वो कमजोर नहीं है क्योंकि उनकी डिग्री को देखता हूं तो गुरु जो है वो 10 अंश 12 कला, और ऐसी स्थिति में अगर देखता हूं तो पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं वो और सम संख्या में बैठे हैं। सम संख्या 10 अंश 12 कला, ये कमजोर नहीं कहे जाएंगे, ठीक है, वो परिणाम देने वाले हैं। ग्रह कमजोर नहीं है क्योंकि वो कारक है और भाग्य भाव में भी बैठा है, उच्चका है, ये श्रेष्ठ है। व्यक्ति धर्म से युक्त होकर के कोई भी काम करना चाहे कर सकता है। पांडित्य का कर्म व्यक्ति कर सकता है, व्यक्ति पांडित्य का कर्म भी कर सकता है, पर उससे धनोपार्जन की स्थिति में गुजरना नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति ज्योतिष बनना चाहे तो इन्होंने ये भी सवाल पूछा था। शुक्र की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, बुध जो है वो जन्म कुंडली में बनते हैं अष्टम के अधिपति, ये थोड़े कमजोर हो रहे हैं तो वाणी का लाभ तो कमजोर देगा। पर एक बात बताता हूं तो व्यक्ति प्रयास बिल्कुल कर सकता है। हाँ, सूर्य कमजोर हैं छठे भाव में आकर के, वो रोग से युक्त हो जा रहे हैं, उच्च के हैं, बाल अवस्था के हैं, क्योंकि डिग्री जो है उनकी वो 1 अंश 25 कला की है। सूर्य की डिग्री 1 अंश 25 कला, अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से उनका प्रभाव कमेगा। तो जो निगेटिविटी आ रही है ज्योतिष बनने में, वो ज्योतिषी बनने में सूर्य और बुध के कारण, क्योंकि बुध पे गुरु का कोई प्रभाव नहीं है। और उसके बाद गुरु सहयोग करेंगे, शुक्र सहयोग करेंगे, शनि भी सहयोग कर रहे हैं, पर उनकी दृष्टि अगर हो जाती या कहीं से भी लगने के साथ संबंध बन जाता तो ठीक होता, पर वो थोड़ा कमजोर है, इस वजह से ये बात बनती है। तो यहां पे मैं था पंचम भाव पे, अब छठे भाव पे आता हूं। छठे भाव के अधिपति होते हैं मंगल, वो लग्नेश भी होते हैं, इस वजह से उनको छठे भाव का दोष नहीं लगेगा। छठे भाव के अधिपति होकर के, लग्न के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं और बुध और सूर्य वहीं पे उच्च के हैं चंद्रमा के साथ। ये भाव कमजोर नहीं हो रहा है, पर दो अस्त ग्रह यहां बैठे हैं, इस वजह से प्रतियोगिता परीक्षाओं में कभी कभी देर से परिणाम आते देखे गए हैं। परंतु अगर व्यक्ति डट करके मुकाबला कर लेगा तो निश्चित रूप से और निस्संदेह उसकी विजय को देखा जा रहा है, क्योंकि गुरु उसमें सहयोग कर रहे हैं। यश भाव को देख रहे हैं ना, अपनी उनकी राशि भी है और सूर्य उच्च का हुआ है प्रतियोगिता भाव में। व्यक्ति अपने पिता के कर्म को भी कर सकता है, पिता के साथ, पिता का काम, पिता के लिए और पिता के सहयोग से अगर व्यक्ति कोई भी काम करना चाहे तो कर सकता है। ये बात बनती है। छठे भाव का बुध और छठे भाव में वो बैठा है अश्विनी नक्षत्र में। व्यक्ति को धार्मिक दृष्टिकोण रखने वाला, व्यक्ति एक्सप्लेन ज्यादा करता है और
वाचाल हो जाता है, अपनी स्थितियों को समझने वाला नहीं होता है और खर्च भी ज़्यादा कर देता है। कर्ज में भी रह करके दूसरों को खुश करने का प्रयास करता है। खुद कर्ज में डूबा रहेगा पर दूसरे को कर्ज देने से चुकेगा नहीं। अपने आप को बना लेता है वैसा कि नहीं मुझे देना है। इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है, प्रेम करने वाला होता है, क्योंकि राशि जो है वो मेष की है तो तुरंत ही उग्र भी होता है। इंतजार वह मुश्किल से कर पाता है, क्योंकि बुध और चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव, तीनों चंद्रमा और मंगल और बुध और सूर्य, इन सबका संबंध बन रहा है। और केतु भी है, इन सबको भ्रमात्मक स्थितियों में भी व्यक्ति को ले जा रहा है। व्यक्ति एक साथ कई चीजों पे नजर डालता है, एक साथ कई चीजों पे नजर डालता है, क्योंकि शुक्र भी लग्न पे प्रभाव डाल रहा है, नजर को चंचल बनाएगा। और चंद्रमा मेष का हो रहा है, जिसका अधिपति लग्नेश होता है, अष्टम में बैठा है, तो उसको अनस्टैब्लिश कर रहा है। यही तो बात समझने वाली है कि चंद्रमा की स्थिति व्यय में जा रही है। वो व्यय भाव को देख रहे हैं ना, बुध भी व्यय को देख रहे हैं, सूर्य भी व्यय को देख रहे हैं। मतलब व्यक्ति की बुद्धिमानी भी कभी कभी धरी की धरी रह जाती है। व्यक्ति का आत्मविश्वास, व्यक्ति को हड्डी का लाभ धरा का धरा रह जाता है। व्यक्ति का मन कमजोर, परेशानियों से युक्त, विक्षिप्त, क्योंकि वो पाप ग्रह का बन के बैठा है। क्लियर है? केतु की दृष्टि, राहु का प्रभाव, राहु के प्रभाव के कारण मन को ग्रहण लगा। राहु के डिग्री को देखिए तो 29 अंश पे है वो, और चंद्रमा जो है वो 12 अंश पे है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा कितने अंश के? 12 अंश के। ऐसी स्थिति में वो चंद्रमा अगर देखें तो अश्विनी नक्षत्र के हैं और उन पे किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं राहु से युक्त होने के कारण, और 12 अंश के हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा युवा है, और चंद्रमा युवा मतलब मन भटकने को अग्रसर है और उतारू है, क्योंकि वो ग्रहण में है राहु के। सूर्य का प्रभाव और बुध और चंद्रमा एक साथ बैठ करके छठे भाव में व्यक्ति को धार्मिक मनोवृत्ति का भी बनाएंगे। अब सातवें भाव पे आ जाता हूं। सप्तम भाव का अधिपति सप्तम भाव में ही बैठा है। विवाह विलंब, विवाह का परिणाम कमजोर, और कई बार व्यक्ति विवाह से मुक्त होना चाहता है। यह स्थिति भी बनेगी, क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं मेष से प्रभावित है और मंगल से प्रभावित है। मंगल दोनों, क्योंकि राशि का अधिपति मंगल और लग्न का अधिपति मंगल अष्टम में बैठा। लग्न भी कमजोर कहीं ना कहीं और राशि भी कमजोर कहीं ना कहीं। तो जरा गौर करिए, तो मंगल की स्थिति को अगर मैं देखता हूं तो यहां पे वो 13 अंश के हैं, और ऐसी स्थिति में आर्द्रा नक्षत्र के युवा तो हैं वो, पर अष्टम भाव से ग्रह पहले प्रभावित हो जाता है, और उस पर देखिए दृष्टि राहु की है। बलवान होगा। एक समय ऐसी स्थिति आएगी जब लगेगा कि सारी स्थितियां खत्म, अब व्यक्ति उठ नहीं सकता है, पर फिर से नक्षत्र का अधिपति नक्षत्र को देख रहा है। मंगल राहु के नक्षत्र में और राहु उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। जिस नक्षत्र में राहु बैठा है उस नक्षत्र का अधिपति सूर्य उच्च का होता है इस कुंडली में कारक होकर के। तो यह स्थिति व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां बड़ी लाता है, बहुत ज्यादा। मतलब सब खत्म, अब कुछ भी है ही नहीं, पर फिर से वो खड़ा हो जाता है, पर फिर से वो खड़ा हो जाता है। और ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में आएंगी। हाँ, सप्तम भाव पे शुक्र का प्रभाव, व्यक्ति सुंदर पत्नी को पाने वाला होगा और उसकी पत्नी विदुषी आने वाली है, पर विवाह को लेकर के स्वतंत्र होने की स्थिति नहीं है। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, स्वतंत्रता नहीं देंगे, वो विवाह कराएंगे ही, पर विवाह को मिलाकर के करने की स्थिति है, क्योंकि मंगल केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव है। सप्तम भाव पे किसी भी प्रकार का कोई शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। शुक्र अकेले बैठे हैं, इस भाव को कमजोर करेंगे, इस वजह से विवाह मिलाकर के ही करें। दाम्पत्य ठीक है, पंचम भाव भी ठीक बन रहा है, द्वितीय भाव भी ठीक बन रहा है, पर राहु के कारण व्यक्ति को वो उस भाव से स्वतंत्र करने का प्रयास और विचार करता है। वाणी अच्छी है, पर पेशेंस से मुक्त नहीं है, पेशेंस नहीं है व्यक्ति के पास, उतावलापन भरा है। वाणी कई बार बड़ी अभद्र बातें बोल देता है, और व्यक्ति कई बार अपनी स्थिति को भूल जाता है और झगड़ा, लड़ाई और कई बार उतारूपना या उतावलेपन से युक्त हो जाता है। ये बात भी बनती है। अष्टम भाव के अधिपति बुध, वो अष्टम भाव के अधिपति होकर के विपरीत राज्यों के निर्माता बन रहे हैं, और बुध यहाँ पे देखिए तो मंगल के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन में है, क्योंकि मंगल की राशि में बुध और बुध की राशि में मंगल। परिवर्तन राजयोग और विपरीत राजयोग ये दोनों बना, पर परिणाम किसका ज्यादा रहेगा? तो जरा गौर करिए, तो यहाँ पे जो स्थिति दिख रही है वहां पे बुध को समझिए। तो बुध इनकी कुंडली में अस्त है और मंगल जन्म कुंडली में युवा होकर के बैठे हैं, क्योंकि उनकी डिग्री 13 अंश की थी। इस आधार पर मंगल का प्रभाव ज्यादा रहेगा, यानी कि व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां तो प्रतिकूल होंगी पर अनुकूल भी होंगी, क्योंकि वो लग्नेश है। लग्न होकर के बलवान हो रहा, मतलब वो स्थिति में ठीक जा रहा है। अष्टम भाव का लग्नेश अगर बैठ जाए और लग्न का अधिपति अष्टम में बैठ जाए, व्यक्ति को संपूर्ण आयु देने वाला होता है। और व्यक्ति को बाहर अगर बारिश हो रही हो तो नहीं जाना चाहिए, सिंह वाले जानवरों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा भी छठे में है, सूर्य भी छठे में है, बुध भी छठे में है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध
और शुक्र छोड़ करके केतु, ये सब छठे में जा रहे हैं। अपने पेट का ख्याल, अपच आदि की समस्या, एसिडिटी, कब्जियत, मसालेदार भोजन से बचना, ये सब जरूरी होगा। नवम भाव पे आ जाऊं, यहाँ का अधिपति प्रतियोगिता में बैठा है, भाग्य से रसकस होता रहेगा और भाग्य अनुकूल प्रतिकूल की स्थितियों में जाता रहेगा। तो भाग्येश को मनाना जरूरी होगा, शिव जी की पूजा बनती है। इससे आपके स्वास्थ्य को और घर परिवार में कभी कभी हरि कीर्तन कर दिया जाए, घर के सदस्य बैठ करके नाम महामंत्र का जप कर लिया करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका लगातार 24 घंटे तक जप कर लिया जाए, इससे पारिवारिक पृष्ठभूमि और मजबूत हो जाती है, ये बात बनती है। उसके बाद यहां पे देखता हूं तो पुष्य के गुरु बैठे हैं, कर्क के गुरु उच्च के, उसका अधिपति अस्त है, इस वजह से भाग्य में एक कमजोर स्थितियों को देखा जा रहा है। इस कुंडली का सबसे कमजोर ग्रह जो शनि होता है वो गुरु को देख ले रहा है, इस वजह से गुरु अपने परिणामों को कमजोरी से देने वाले बन रहे हैं। डिग्री की चर्चा कर दूं तो गुरु 10 अंश के हैं और ऐसी स्थिति में वो पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं, गुरु उच्च के हैं और पुष्य नक्षत्र का अधिपति स्वयं जिसके नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का अधिपति अस्त हो रहा है, इस वजह से गुरु को त्रिकोणात्मक बल नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो कमजोर हो रहे हैं। क्लियर है? दसम भाव की चर्चा करूं, दसम भाव के अधिपति उच्च के, ये परिस्थिति को अनुकूल बनाने वाले जा रहे हैं। एक बात बताता हूं, जन्म कुंडली में हर तरीके से देखता हूं तो सूर्य की स्थिति मजबूत देखी जा रही है। सूर्य की स्थिति, क्योंकि वो प्रतियोगिता भाव में अच्छे परिणाम देने वाले हो जाते हैं, व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। अब जरा यहीं पे मैं इस कुंडली में भी देख लेता हूं तो सूर्य उच्च का है, बुध भी साथ में बैठा है शनि का। व्यक्ति धार्मिक और धर्म से युक्त पढ़ाने का काम शुरू कर दे, किसी को कंसल्टेंसी देने का काम कर दे, पांडित्य का कर्म करना शुरू कर दे, सबसे ज्यादा बेहतर है पांडित्य का कर्म, क्योंकि यहां पे सूर्य और बुध साथ में, यहां भी सूर्य और बुध साथ में, तो पांडित्य का कर्म करना व्यक्ति को बहुत श्रेष्ठता से लाभ देने वाला बन रहा है। उसके बाद यहां पे चंद्रमा अपनी राशि के हो रहे हैं, कर्क के, इस वजह से भी चंद्रमा का प्रभाव लग्न कुंडली में भी 12 में था, यहां भी 12 में है। मन को संतुलित करिए, शिव जी की पूजा करिए, सूर्य को अर्घ दिया करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करिए और रविवार के दिन नमक खाने से बचिए। क्लियर है? ये बात यहां भी बनती है। मंगल यहां पे देखिए उच्च का हो रहा है, यहां वो लग्न का अधिपति होकर के कमजोर हो रहा था, पर यहां पे वो उच्च का हो रहा है, पर यहां भी रोग भाव में उच्च का हुआ है। परिस्थितियां कई बार दुश्मनों के जैसी हो जाएंगी, खुद की परिस्थिति में व्यक्ति उलझा हुआ रहेगा और कई बार व्यक्ति नौकरी प्राप्त करने के लिए तरबदर की ठोकरें भी खाएगा और वो खिला करके ही मिलती हैं, ये बात भी बनती है। पढ़ाने का काम और पांडित्य का कर्म आपकी कुंडली के लिए ज्यादा बेहतर है। उसके बाद बुध यहां जन्म कुंडली में बैठे हैं, वो भाग्य भाव में होते हैं, धन भाव के अधिपति भाग्य में बैठे, धन भाव के अधिपति भाग्य में बैठे, ये स्थिति बहुत अनुकूल हो रही है हर जगह। धन का अधिपति उच्च के सूर्य के साथ बैठा, मित्र के साथ बैठा है और जन्म कुंडली के लग्नेश के साथ, यहां भी लग्न और धन का संबंध बन रहा था, यहां भी लग्न के अधिपति यहां और धन के अधिपति उच्च में, मतलब लग्न और धन का संबंध अच्छा बन रहा है, व्यक्ति का उत्तरार्ध बेहतर बनने को दिख रहा है। उसके बाद गुरु की बात करूं, तुला के हो रहे हैं यहां कमजोर, यहां भी वो नक्षत्र से कमजोर हो रहे थे और यहां भी वो अकेले बैठे थे, अगर किसी के साथ बैठ जाते तो और ज्यादा आनंद आता। यहां भी वो अकेले तुला के हुए, राशि का अधिपति उच्च का है, इस वजह से व्यक्ति को पराक्रम का लाभ मिलेगा, व्यक्ति पूर्ण आयु को प्राप्त करने वाला होगा और वात जनित समस्याओं को भोगने वाला होगा। कब्जियत और एसिडिटी की समस्या बनी रहेगी, जल जनित समस्याएं व्यक्ति को होती रहेंगी, ये बात बनती है। शुक्र उच्च के हैं, जन्म कुंडली के पराक्रमेश हैं, अष्टम भाव में जा रहे हैं, ये व्यक्ति को विपरीत प्रकार की परिस्थितियों से उलट करके व्यक्ति के जीवन में लाभ देने की स्थितियों में जाते हैं। और यहां पे शुक्र उच्च का हो रहा हो और धन भाव पे उसकी दृष्टि हो तो बेहतरीन है, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ ये न के प्रकार न मिल ही जाता है, तो ये बात भी बनती है। यहां शुक्र के बाद शनि की बात करूं तो शनि नीच के हैं, लेकिन वो सूर्य के साथ बैठे हैं और यहां पे शनि कारक नहीं होते हैं, इस कुंडली में भी शनि कारक नहीं होंगे, यानी कि इस कुंडली के लिए शनि कहीं से भी बहुत अच्छे नहीं देखे जा रहे हैं, क्योंकि भाग्य में वो स्वयं को नीच कर रहे हैं और सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं, व्यक्ति को धार्मिक तत्व से युक्त करने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर उसकी दृष्टि देखिए तो लाभ पे पड़ रही है। 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के गुरु पे पड़ रही है, गुरु को यहां भी प्रभावित कर रहे हैं, और 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली में देखिए तो यहां पड़ रही है। शनि मंगल का प्रभाव व्यक्ति को रोग से युक्त बना रहा है, ऑपरेशन आदि की स्थितियों में गुजरना, कई बार व्यक्ति को निशक्त और दूसरों के ऊपर आसक्ति उसकी वृद्धि में चली जाती है। शनि मंगल का प्रभाव जब रोग भाव से बन जाता है तो वैसे भी व्यक्ति को रोग से युक्त कर देता है। क्लियर है? तो ये बात यहां पे बनती है। यहां पे मैं था, यहां की स्थिति बहुत अच्छी है, नौकरी की स्थिति आपकी कुंडली में है, आप प्रयास करिए,
और एकादशवें भाव के अधिपति बुध वो बने यहां, ये बात बता चुका हूं, 12वें भाव की चर्चा कर चुका हूं। अब एक बार आपकी कुंडली में मैं दशमांश पे आता हूं। तो दशमांश को देखने से पहले चंद्रमा के नक्षत्र को देखिए। अश्विनी नक्षत्र का वो बैठा है केतु का, और वहां पे देखिए केतु, वहां पे केतु जो बैठे हैं दशमांश कुंडली में वो अष्टम में बैठे हैं। अष्टम भाव में केतु को कारकत्व की प्राप्ति होती है और कहीं ना कहीं केतु अच्छा परिणाम भी देने वाला होता है। दशमांश कुंडली में लग्न का अधिपति जो D10 चार्ट है वो लग्न का अधिपति सूर्य बनता है, वो उच्च का हो रहा है भाग्य भाव में। ये सेम स्थिति यहां भी बन रही है। दशम स्थान का अधिपति शुक्र केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठा है। दशमांश कुंडली में भी पढ़ाने का काम बेहतर है श्रीमान, आप उसी को उठाने का काम करिए, क्योंकि गुरु भी यहां मिथुन के हो रहे हैं बुध की राशि में और पंचम भाव को देख रहे हैं। ये ठीक है और ये अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर देखता हूं तो शनि स्वग्रही, सूर्य उच्च का, गुरु एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। मंगल थोड़ा कमजोर है, इस वजह से मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा किसी भी चीज को अपने अनुकूल करने के लिए, चाहे कोई भी काम हो। क्लियर है ये बात। भाग्य में विभिन्न ग्रहों का सहयोग कैसा मिल रहा है तो गौर करिए। तो लग्न बना D4 चार्ट का 8 का, यहां के अधिपति मंगल लाभ में जा रहे हैं। भाग्य का लाभ है पर वो राहु के साथ है, इस वजह से कई बार तिकड़म भिड़ाना पड़ता है और परिस्थितियों से रिस्क लेना पड़ता है। डर करके जिएंगे तो मंगल आपको नहीं जीने देगा, लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि यहां पड़ रही है। लग्नेश की दृष्टि 1 2 3 4 लाभ पे यहां भी संबंध बना रहे हैं और लग्न कुंडली में भी संबंध बना रहे हैं। लग्न कुंडली में चौथी दृष्टि से लाभ को देखे। D4 चार्ट यानी कि भाग्य के लिए भी मंगल यहीं बैठे हैं, लाभ वो देगा। रिस्क लीजिए, कदम आगे बढ़ाइए। कब तक चुप करके रहेंगे और कब तक चुप होकर के बैठेंगे, बिल्कुल नहीं। वहां पे अगर बुध को देखता हूं तो D4 चार्ट में बुध, सूर्य और शनि सब छठे भाव में बैठे हैं और वहां पे उच्च के सूर्य और नीच के शनि, ये सेम स्थितियां जन्म कुंडली में D4 चार्ट में बन रही हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को काम करना चाहिए, रिस्क लेकर के आगे बढ़ना ही होगा और स्थिति अनुकूल भी बनेगी तो रिस्क लेने के बाद ही। अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने की वक्त नहीं देखे जा रहे हैं। दशाओं में चंद्रमा की दशा भाग्येश की दशा है। आपकी कुंडली में ये चलेगी 2027 तक। चंद्रमा में गुरु 2020 के 8वें महीने में आए हैं और चंद्रमा और गुरु का संबंध चौथे 10वें का है। यहां पे चंद्रमा और गुरु का संबंध चौथे 10वें का बन रहा है, पर चंद्रमा कमजोर थे, इस वजह से वो गजकेसरी योग के निर्माण को कमजोर करेंगे, क्योंकि साथ में सूर्य भी बैठ जा रहे हैं, इस वजह से उसका प्रभाव कम होगा। उस पर शनि का प्रभाव है जो कि इस कुंडली में कमजोर होता है, इस वजह से गजकेसरी योग का लाभ कम होगा, पर उसके सदृश व्यक्ति होगा जरूर। क्योंकि स्वतंत्र रूप से अगर हम दोनों ग्रहों को देखते हैं तो चंद्रमा भी और गुरु भी अकेले अकेले, और गुरु कमजोर कर रहे हैं इस भाव को। D9 चार्ट में अगर देखता हूं तो गुरु और चंद्रमा का संबंध देखिए, चंद्रमा यहां पे और गुरु यहां पे, यहां भी दोनों केंद्र में जा रहे हैं, पर यहां वो व्यय में जा रहा है और यहां वो शत्रु का बैठ रहा है, इस वजह से वहां से भी वो कमजोर, तो गजकेसरी योग का लाभ कम मिल रहा है। विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में आएंगी तभी व्यक्ति लाभ को इकट्ठा होगा। एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली में अगर दशाओं में देखता हूं तो दशाओं के क्रम में शुक्र, गुरु, शनि, राहु और केतु, इनकी दशाएं आपकी कुंडली में स्मूथ निकलने वाली है, मतलब इनकी दशा पता भी नहीं चलेगी और यूं निकल जाएगी, परिस्थितियां सामान्य होकर के यूं निकल जाएंगी। पर बुध, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इनकी दशाएं मेहनत कराने वाली भी होगी और लाभ भी देने वाली होगी। मतलब अभी अगर स्थिति देखता हूं तो आपकी कुंडली में जो काल चल रहा है अभी वो अच्छा चल रहा है, क्योंकि भाग्येश की दशा नौकरी देती है, भाग्य का लाभ देती है, सुख देती है, समृद्धि देती है, पर व्यक्ति के घर में धार्मिक वातावरण बनना चाहिए, धर्म का पालन होना चाहिए, सत्कर्म होना चाहिए। वो सुंदरकांड का पाठ हो जाए, कोई व्यक्ति घर का प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर ले, घर की महिलाएं घर के साफ सफाई में विशेष योगदान दे, और ये हमेशा बनता है। अब क्या बताऊं, लगभग तो सारी चीजें बता चुका हूं। इस कुंडली की सबसे अच्छी स्थिति जो है वो बता देता हूं, क्योंकि वो मैं लगभग कुंडलियों में बताता हूं। इस कुंडली की सबसे अच्छी स्थिति द्वितीय भाव के अधिपति का भाग्य में जाना, ये सबसे पहली और अच्छी स्थिति थी। दूसरी स्थिति जो कुंडली की है वो क्या है, तो जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति का त्रिकोण में बैठना उच्च का होकर के, ये सबसे अच्छी बात है, ये दूसरी सबसे अच्छी बात है। तीसरी सबसे अच्छी बात, प्रोफेशनल तरीके से अगर देखूं तो दशम भाव के अधिपति का प्रतियोगिता भाव में उच्च का होना, ये तीसरी सबसे अच्छी स्थिति है। चौथी स्थिति मंगल का लाभ को देखना, लाभ को देखना, ये चौथी अच्छी स्थिति होती है। व्यक्ति धन कमाने के लिए अगर रिस्क लेते हो आगे बढ़ सकता है। पैसे किसी को देने नहीं है, चंद्रमा कमजोर है, अटक जाएंगे और फिर आपके पास उतनी ताकत भी नहीं होगी कि आप उससे लड़ पाएं, पर परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो करके भी अनुकूल जरूर बनेंगी। व्यक्ति एक बार जबरदस्त बुरे दौर में फंसा था पर वो अब उबर गया है। उसके बाद
ये चौथी स्थिति थी। पांचवी स्थिति ये है कि जन्म कुंडली में शुक्र का प्रभाव लग्न पे है, हालांकि वो अपने मित्र को नहीं देख रहा है। और कमजोर वाली स्थिति बता दूं तो लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना, ये कमजोर। जन्म कुंडली में गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव, ये कमजोर। जन्म कुंडली के चंद्रमा का कमजोर होना, ये कमजोर। और उसके बाद जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में धनु का राहु होना, ये कमजोर है। ये स्थिति बनती है। अपनी वाणी पे कंट्रोल, और बोलने से पहले सोच लीजिए कि क्या बोल रहे हैं। उसके बाद धर्म का निरंतर जीवन में पादार्पण होना जरूरी है। यहां से भी अगर देखता हूं तो स्थिति खराब नहीं है, नौमांस भी खराब नहीं है, क्योंकि लग्न का अधिपति उच्च का हुआ और साथ ही साथ वो लाभेश के साथ बैठा है। तो लग्न और लाभ का संबंध भाग्य में हो जाए तो ये कमजोर है क्या? बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद धन का अधिपति भाग्य में जाकर के उच्च, मतलब बेहतर हो रहा है। यहां भी धन का अधिपति भाग्य में उच्च का हो रहा है, ये ठीक है। लाभ यहां का, सुख यहां का अगर देखें तो इसका अधिपति उच्च का हुआ है। और त्रिक भाव में तो वैसे भी पापग्रह अच्छे हो जाते हैं, तो धन सुख का अधिपति उच्च का हुआ, गुरु से वो भाव केंद्र में गया, तो ये अच्छी बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। पूजा जरूरी है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने किसी दूसरे की कुंडली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।